बुरी तरह से जहर उगला जा रहा है हिमांशी के खिलाफ और मैं आपके सामने चंद मिसाल पेश करना चाहता हूं। कायदे से इन गुर्गों, इन राक्षसों, इन आसुरी सोच के लोगों की तस्वीर मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहता हूं, मगर इनके शब्दों पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। इस औरत के पति को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हां, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत। शब्द देखिए, जो बोल रही है कि घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को, सिर्फ इसलिए कि ये कह रही है कि बेकसूर कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ आप अपनी नफरत का इजहार ना करें। यह आदमी जो है वो प्रहार कर रहा है एक शहीद की पत्नी पर। बताइए ना दोस्तों, कहां है इंसानियत? और फिर बात नहीं रखती, एक और कोई गुर्गा है, क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सर्वधर्म वड़ा पाव अल्ट्रा प्रो मैक्स, इसके पति के पैंट को उतारा गया यह चेक करने के लिए कि वो हिंदू है। उसके पति को उसके सामने मौत की घाट उतार दिया गया और आज वो ये अपील कर रही है कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर प्रहार ना किया जाए। दोस्तों, ये जो 2 मिसाल मैंने आपको बताई है ना, यही सही मायने में पाकिस्तान की ताकत है इस देश के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता था कि आप और हम हिंदू मुस्लिम करें, मुसलमानों पर प्रहार करें, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, हर जगह इस तरह का तनाव पैदा हो, और यही लोग उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और इत्तेफाकन इनमें से कई हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं। इस तरह से जहर उगला जा रहा है। सीधा सा सवाल दोस्तों, इस मौके पर हमें अपने सरकार के साथ रहना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी संभावित प्रतिक्रिया है उसके साथ रहना है। सरकार जातीय जनगणना लेकर आती है राजनीतिक कारणों से, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक करना था और जातीय जनगणना का बिल ले आए। सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान को सही समय पर जवाब दिया जाएगा और मैं अपनी सरकार के साथ हूं। मगर इस तरह का जहर उगला जा रहा है। मैं फिर प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े, टेलीविजन से जुड़े एक कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे। आप वहां पर अपनी राय दे रहे थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से हिमांशी पर प्रहार किया जा रहा है, आप इस पर खामोश क्यों हैं? देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद किया जा रहा है, आप उस पर खामोश क्यों हैं? मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है शुभम की पत्नी। पहलगाम के आतंकवादी हमले में जो कुर्बानी शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने दी या शुभम की पत्नी ने दी, उतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी। मगर हिमांशी ना कश्मीरियों के खिलाफ ना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबके सामने आकर कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ जहर ना उगलें। वो सबसे अपील कर रही हैं कि मेरे पति इस वक्त जहां पर भी हों, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मगर क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुर्गे हिमांशी पर हमला कर रहे हैं? हिमांशी और शुभम की पत्नी के बीच का फर्क बता रहे हैं कि देखो, शुभम की पत्नी जो है वो मुसलमानों पर दोष मढ़ रही हैं, मगर हिमांशी जो है अब भी ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही है और कश्मीरियों के लिए हिंसा ना करने की अपील कर रही है। सबसे बड़ी बात, शुभम की पत्नी ने इस सरकार पर सवाल किए हैं, तुम्हारी हिम्मत है उस पहलू को सबके सामने पेश करने की? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह कैसा संस्कारी प्रचार तंत्र है कि इस मौके पर भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है? यह कैसा संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र है जो एक शहीद की पत्नी पर प्रहार कर रहा है? जिस तरह का प्रहार इस वक्त हिमांशी पर हो रहा है ना दोस्तों, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम आतंकवादी हमले के बहाने चाहे उत्तराखंड हो या पश्चिम बंगाल, वहां पर कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं, वो निहायत ही शर्मनाक है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी साजिश क्या थी इस हमले के पीछे? कि देश के अंदर सांप्रदायिक ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ जाए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाए, कश्मीरियों पर प्रहार हो, कश्मीर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो। ये जो संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हिमांशी ने दरअसल कहा क्या। हिमांशी कह रही हैं कि मेरे पति जहां पर भी हों,
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और फिर वो कहती हैं अंग्रेजी में कि हिंदू मुस्लिम ना करें, कश्मीरियों पर प्रहार ना करें, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने मन में ना रखें। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हिमांशी ने, मगर हिमांशी के अंदर वो नफरत नहीं है। इन 3 तस्वीरों में देखिए, 4 दिन में हिमांशी की जिंदगी उजड़ गई। पहली तस्वीर जब उनकी शादी हुई, दूसरी तस्वीर जब वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की लाश के साथ हैं, और तीसरी तस्वीर जहां उनके अंतिम संस्कार में वो अपने पति को आखिरी सलामी दे रही हैं। मगर फिर भी नफरत हिमांशी के खिलाफ भाजपा आईटी सेल के गुर्गों में। सुनिए हिमांशी ने क्या अपील की और उनके इस शब्द से प्रॉब्लम हो रही है इन्हें, सुनिए। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to donate today. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। शुभम की पत्नी की मिसाल दी जा रही है। शुभम वो पहले शख्स हैं जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, यह कहकर कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। शुभम की पत्नी की मिसाल पेश की जा रही कि देखो ये मुसलमानों पर दोष मढ़ रही है। सबसे पहली बात, शुभम की पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी बड़ी बात, शुभम की पत्नी ने यह कहा कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया। क्या तुम्हारी हिम्मत है, क्या भाजपा आईटी सेल के गुर्गों में इतनी हिम्मत है कि शुभम की पत्नी की इस बात को तुम दुनिया के सामने पेश करो? बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कह रही है शुभम की पत्नी, आइए सुनते हैं। हमारी देश ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था, उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहां पे अनाथ कर दिया था उन्होंने। शुभम वॉज द फर्स्ट हु वॉज बीइंग अप्रोच्ड। उसको अप्रोच किया एंड पूछा हिंदू है मुसलमान, हम समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तुम क्या जानो एक शहादत का जज्बा, तुम क्या जानो एक शहीद की पत्नी का जज्बा। तुम सिर्फ नफरत फैला सकते हो और उसके अलावा कुछ नहीं। आज की तारीख में अगर कोई पाकिस्तानी एजेंट है तो ये गुर्गे जिनकी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। हर तरफ ये हो रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन में कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने क्या किया, सुनकर सिहरन पैदा होती है। उन्होंने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो हैं वो नारे लिखे। कहीं से ये लोग पाकिस्तानी झंडा ले आए और वहां पर उसे तैनात करने की कोशिश की। ये वो कर रहे थे पश्चिम बंगाल के बोंगांव रेलवे स्टेशन में। आपकी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन 2 युवाओं को गिरफ्तार किया है। इस बारे में पत्रकार क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के बोगांव में रेलवे स्टेशन की दीवार पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखने वाले सनातन एकता पार्टी के सदस्य चंदन मालाकार और प्रज्ञोजीत मंडल अरेस्ट हुए हैं। सिर्फ यह नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, यह भी कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लिखे गए थे। ये दोनों कौन है बताइए? क्या ये मुसलमान है? नहीं, ये दोनों एक हिंदुत्ववादी पार्टी के गुर्गे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कौन है इस देश के अंदर पाकिस्तान का एजेंट? बताइए ना मुझे, कौन है पाकिस्तान का एजेंट? मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपके सामने मैं बाकायदा मिसाल दे रहा हूं। शहीद की पत्नी का अपमान किया जा रहा है, शुभम की पत्नी के संदर्भ में दुष्प्रचार किया जा रहा है। और फिर देखिए
पश्चिम बंगाल के बोगांव रेलवे स्टेशन में दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा जा रहा है। एक बार फिर देखिए हिमांशी की तस्वीरें, और ये तस्वीरें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के अंतिम संस्कार की हैं। देखिए किस तरह से ये सलामी दे रही हैं अपने पति की इस अंतिम यात्रा पर। उसकी आंखों में आंसू हैं, वो बिखर रही है, मगर उसने गरिमा का दामन नहीं छोड़ा। उसके अंदर आक्रोश हो सकता था मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, मगर वो वहां से निकल कर आई है। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, जो 26 लोग मारे गए हैं, उनके जितने भी परिवार वाले आए हैं, क्या उनमें से किसी के मन में भी नफरत है? शीतल कलाठिया, गुजरात की शीतल कलाठिया, याद कीजिए इन तस्वीरों में वो भाजपा के सांसद आर पाटिल से सवाल पूछ रही कि हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं और आपने हमें सुरक्षा नहीं दी। वो सवाल पूछ रही हैं। उनका बेटा कह रहा है कि दोष कश्मीरियों का नहीं है, दोष सरकार का है। बताइए ना, इन तमाम मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? जितने लोग मारे गए उनके तमाम रिश्तेदारों ने कश्मीरियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आरती मेनन याद है आपको, केरला की रहने वाली हैं। वो आई, उनकी नजरों के सामने उनके पिता को मार दिया गया, उनके जुड़वा बच्चों को मारा जा सकता था, मगर आरती वापस आती हैं और कहती हैं कि मुझे कश्मीर में 2 भाई मिल गए। यह जज्बा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, और उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, आप और हम कहां जा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री कल कहां थे आपके स्क्रीन पर, और प्रधानमंत्री कल क्या कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, यह ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। आज 100 से अधिक देशों में भारतीय फिल्म रिलीज होती हैं। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, भारतीय फिल्म आज से नहीं, पिछले 10 सालों से नहीं, एक अरसे से दुनिया में अपना मुकाम बना रही हैं। मगर इससे पहले आपके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नफरती फिल्में कभी नहीं बनी, जो अब जाकर बन रही हैं प्रधानमंत्री महोदय। तो आप इससे मुंह कतई नहीं मोड़ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत, आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सारा देश इंतजार कर रहा है कि हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा के लिए याद रखेगा। न्यूज चैनल पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर लगातार डिबेट कर रहे हैं। शहीदों के परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। पूरा देश आतंकी हमले से व्यथित है, आक्रोशित है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों की मौजूदगी भरे एक इवेंट में OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक तरफ आप OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार संजय शर्मा के 4 PM न्यूज को बगैर कोई कारण बताए बंद कर देता है। नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ FIR दर्ज करता है। आज संजय शर्मा, 4 PM न्यूज नेटवर्क के संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए। मैं नहीं जानता उन्हें क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कारण दे दिया है सुरक्षा कारणों से। सबसे बड़ी बात, अगर संजय शर्मा के प्लेटफॉर्म में कुछ गड़बड़ होती 1 या 2 रिपोर्ट्स में, आप उसे हटा सकते थे, मगर आपने पूरा चैनल बंद कर दिया। यह एक अंधकारमय कुआं है दोस्तों। सरकार जो मर्जी कर सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर। यह खेल चल रहा है। कहीं पर जहर उगला जा रहा है, कहीं पर शहीद की पत्नियों को गालियां दी जा रही हैं। हम कल्पना से भी विचित्र एक भारत में रह रहे हैं। कल आप जानते हैं नैनीताल में क्या हुआ। नैनीताल में एक मुसलमान पर आरोप लगा है 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का। घोर निंदनीय घटना। मगर आप जानते हैं हिंदुत्ववादी लोगों ने क्या किया? वो मुसलमानों की दुकानों पर गए, मुसलमानों को बाहर निकाल कर उनकी पिटाई की, बेरहमी से उनकी पिटाई की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मुसलमान ने 12 साल की उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, क्या मुसलमानों ने उसका साथ दिया? किसी ने उसका साथ नहीं दिया। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उल्टा मेरे सामने मिसाल है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने कठुआ में जब एक 8 साल की मासूम का दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी, तो बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली गई थी जिसमें भाजपा के 2 मंत्री थे। यह हमारे सामने मिसाल है। मगर जिस मुसलमान ने 12 साल की उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, क्या उसके पक्ष में मुसलमान आए? नहीं आए।
सबसे बड़ी बात, जो नैनीताल के अंदर पूरी यात्रा निकली है उसमें अश्लील गालियां दी जा रही थी, महिलाओं के सामने गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी मुसलमानों को गाली देने के लिए। वहां पर एक लड़की ने आपत्ति जाहिर की कि तुम 12 साल की उस लड़की, उस विक्टिम के बारे में कुछ नहीं कह रहे हो, तुम सिर्फ मुसलमानों को गाली दे रहे हो। एक मुसलमान का गुनाह मगर सभी मुसलमानों को गाली दे रहे हो, उनकी दुकानों पर हमला कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के सामने तुम गंदी गंदी बातें कर रहे हो। एक लड़की ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। सुनिए वो लड़की किस तरह से सवाल कर रही है। हम उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताना है? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं करो, के बारे में तो बात करो आप लोग, जिसका रेप हुआ है, किसके बारे में बात करो? और उसका लैंग्वेज देखो, इनकी रैली की लैंग्वेज देखो ना। गालियां देते हुए जा रहे हैं यहाँ पे लेडीज के सामने। तुमसे सेफ है हम? इस झुंड से सेफ है क्या हम? बकवास कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है, हालांकि मैं नहीं जानता हूं कितनी तादाद में वो लोग इस नफरत को देख पा रहे हैं। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुर्बानी शहीद की एक पत्नी ने दी, क्या आपकी कुर्बानी उससे बड़ी है? तो फिर आप जहर क्यों उगल रहे हैं? बताइए, क्या वजह हो सकती है जहर उगलने की? बताइए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री खामोश है। हालांकि एक अरसे बाद देश के गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं अमित शाह? आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी, और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। मैं अपने देश के गृह मंत्री के साथ हूं। हालांकि उन्हें पारदर्शिता से सामने आकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने यहां पर आकर एक राजनीतिक मंच पर यह कह दिया कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। बहुत सही बात है, हमें इंतजार है और हम आपके साथ हैं अमित जी, मगर पारदर्शिता कहां है? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? कैसे पहुंच गए आतंकवादी? वहां पर सीआरपीएफ का एक भी जवान क्यों मौजूद नहीं था? आपने जो बयान सर्वदलीय बैठक में दी वो तो गलत साबित हुए ना। आपने कहा कि टूर ऑपरेटर्स अपनी मनमर्जी के मुताबिक उन्हें बैसरण ले गए, जो सही नहीं था। जो सही नहीं था, क्योंकि 35 रुपए देकर आप उस घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। पुणे के टैक्सी ड्राइवर्स को पता है कि बैसरण की घाटी में प्रवेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार आपकी है, राज्य सरकार नहीं। यानी कि जिसके हाथ में पुलिस है, एलजी साहब, वो आपके हाथ में है। तो फिर बैसरण घाटी में एक भी पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? यह सवाल तो किया जाएगा ना। इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आप, अच्छा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, मगर इन सवालों का भी जवाब दीजिए। इन सवालों का जवाब भी आपसे मांगा जाएगा। और शहीदों का अपमान करना बंद करे भाजपा आईटी सेल के गुर्गे, बंद कीजिए इसे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।